हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। सो बेटा जल्दी से आ जाइए, बिल्कुल अपना दिमाग फ्रेश कर लेना है क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बिल्कुल जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा ही पढ़ाया था, याद है? हमने एक छोटा सेशन लिया था क्योंकि बहुत सारी नॉलेज हो गई थी, तो बेटा उसी को कंटिन्यू करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड लेक्चर पूरा रिवाइज होना चाहिए। आई होप आपने खुद से डेरिवेशंस लिख के देखे हैं बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? यस, तो चलिए बेटा आज का सेशन शुरू करते हैं। लेक्चर 4 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो मैम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? पहले तो जो हमने कल का अधूरा काम है उसको पूरा करना है। वो जो फर्स्ट ऑर्डर हमने बीच में छोड़ रखा है पहले उसे खत्म करेंगे। उसके बाद में हम एक बड़ी ही अलग तरह की आपके सामने रिएक्शन आएगी विच इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद में बेटा हम अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। इन सब के बीच में हम nth ऑर्डर से, मतलब देखो यार, अब मैंने 0 ऑर्डर सिखा दिया, फर्स्ट ऑर्डर सिखा दिया, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे समझाऊं। इससे अच्छा ना कि एक जनरलाइज तरीका बता दूं ताकि सारी कहानी ही आसान हो जाए। तो बेटा ये भी मैं करने वाली हूं ताकि ज्यादा फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? तो बहुत ही अमेजिंग सा सेशन होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले वो चीज शुरुआत करेंगे जहां पर हमने छोड़ा था, है ना? रिवाइज कर लें क्या? पहले जो पढ़ा वो रिवाइज कर लें क्या? कैसे डेरिवेशन किया था रिवाइज तो करवाना पड़ेगा मैम, है ना? छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे सारी चीजें, ठीक है? तो बेटा हम रिवाइज कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर को, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि मैम यहां पर हमारा जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है n, वो होता है 1, ठीक है? 1 ऑर्डर होने का मतलब है कि अगर आपके पास में कोई एक रिएक्शन है जो A से B जा रही है तो इसका आप इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो तो मैम -dA/dt ही लिखते हैं, लेकिन आप इसका कौन सा रेट लॉ वाला जो रेट होता है उसको मैम हम R = KA⁻1 लिखते हैं क्योंकि यहां पे ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है? फिर आपने बेटा यहां से ये फर्स्ट इक्वेशन ली थी, ये सेकंड इक्वेशन ली थी, फिर आपने यहां से एक इंटीग्रेटेड, इतना इंस्टेंटेनियस दिमाग में घुस गया ना, क्या करूं? अब देखो इंटीग्रेटेड, थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, इंग्लिश में ना थोड़ी प्रॉब्लम है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है? तो बेटा हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैलकुलेट कर रहे थे, इसका पूरा का पूरा इन दोनों को इक्वेट करना था और पूरा इंटीग्रेशन करना था। मैम डेरिवेशन नहीं कराएंगी, वो आपको करना है, ठीक है? प्रैक्टिस करनी है खुद से। तो इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ को जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास में एक एक्सप्रेशन आया जिसमें आपने बोला था दैट k जो होता है दैट इज इक्वल टू 2.303/t log A0 A -x, राइट? यस, तो A/A-x कुछ ऐसा आपने डिस्कशन किया था। यहां तक आई होप किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आपको एक मैम ने एक्सप्रेशन समझाया था AT = A0 e⁻−kt, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि यहां पर मैंने आपको एक ग्राफ प्लॉट करवाया था। वो ग्राफ क्या था बेटा? अगर आप यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में मैम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग टाइम पे जो होती है वो AT होती है। इस कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ में क्या प्लॉट होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेटा आपकी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की और ये है आपका टाइम, ठीक है? बेटा ध्यान से देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। और कैसे डिक्रीज हो रही है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि मैम जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। किसमें? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो मैम जो डिक्रीज आता है वो ऐसा आता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको नोटिस करनी है वो ये है बेटा कि ये जो है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, यानी कि आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0 पर कभी भी नहीं आती है, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है।
जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। इस बात को दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इस प्लॉट से आपको ये याद रहेगा। यहां पर लिख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नेवर 100% कंप्लीटेड, क्योंकि कभी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं होगी। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं हुई यानी कि कुछ रिएक्टेंट है, और जब तक रिएक्टेंट है तब तक रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटली खत्म नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं निकालना आता तो आप इसको यहां से भी डिराइव कर सकते हो। यहां से आप एक चीज बोल सकते हो, ln ऑफ a ऑफ t अपॉन a नॉट जो है वो मैम माइनस KT के बराबर है। ठीक है बेटा, अगर ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस ln, मैंने आपको बहुत सारी लॉग की प्रॉपर्टीज कराई थी, माइनस ln a ऑफ t अपॉन a नॉट इज इक्वल टू KT हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस जब इधर ऊपर आ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो a नॉट अपॉन a ऑफ t आ जाएगा विच इज इक्वल टू KT बेटा। ठीक है, नेचुरल लॉग को आप लॉग बेस 10 में कैसे करते हो, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, तो यानी कि मैम 2.303 a नॉट अपॉन लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन AT जो होगा दैट विल बी इक्वल टू KT। ठीक है, ये जो बेटा एक्सप्रेशन है ये आपका यही वाला एक्सप्रेशन है जहां पर A जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि A नॉट है, AT क्या है, A माइनस एक्स है। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है तो वो आप 1/1 माइनस अल्फा से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, आई होप आपने सारी रिवाइज की हैं। थर्ड लेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, फर्स्ट ऑर्डर है ना इसलिए। ठीक है, तो उसको मिस नहीं करना है। ये सारा रिवीजन है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, नहीं लिखना तो हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीजें लिखी थी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। फिर मैम ने आपको एक होमवर्क दिया था, और मैम ने कहा था कि ट्राई करना कि आप कैलकुलेट करो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है ना। हाँ, तो भाई अब ये कैसे करना है, बिल्कुल वही बेटा, सबसे पहले जैसे आपने जीरो ऑर्डर में कैलकुलेट किया था, सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है। ठीक है, तो मैम सबसे पहली चीज जो हमें करनी है हम वो कर देते हैं, हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है। ठीक है, तो आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख लो। अब तो भाई मैम फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ ना ऐसे दिमाग के अंदर बस गया है। क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इट इज मैम के साथ साथ बोलो और लिखो तो याद हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ये होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसके भिन्न भिन्न प्रकार हैं, आप किसी भी तरह से उसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A नॉट अपॉन AT, है ना, यस। अब मैम आपने हमसे T हाफ पूछा है और हमें पता है दैट T हाफ क्या होता है, वो टाइम जहां पर रिएक्टेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन रह गई, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट। तो मैम एट हाफ लाइफ हम क्या कह सकते हैं, दैट टाइम जो है वो T हाफ हो गया होगा, और मैम जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल वाली का डिवाइडेड बाय 2 हो गई होगी, क्योंकि वो हाफ हो गई होगी। तो यानी कि A ऑफ T विल बी इक्वल टू A नॉट बाय 2। ठीक है, बस हो गया काम। इन दोनों चीजों को इसके अंदर आपको अपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट करना है। ठीक है, तो अब इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, इसमें पुट कर दो, जिसमें समझ आ रहा है उसमें पुट कर दो। 1 वाला ले ले, ठीक है मैम, उसको ले लेते हैं। तो बेटा आपके K की वैल्यू आ जाएगी 2.303, T तो बन गया T हाफ, ऊपर है लॉग A नॉट, तो मैम आपने A नॉट लिख दिया अपॉन बेटा AT की वैल्यू A नॉट की टर्म्स में A नॉट अपॉन 2। ठीक है, A नॉट से A नॉट कैंसिल हो गया, 1/1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि बेटा यहां से आपके पास एक्सप्रेशन आ गया 2.303 अपॉन T हाफ लॉग 2। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से बेटा, यहां से आपके पास में k की वैल्यू आ गई 2.303 log 2 अपॉन t हाफ, और यहां से आप t हाफ को बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू 2.303 इंटू, बेटा log 2 की वैल्यू जो होती है ना वो 0.3 होती है। कितनी होती है? 0.3 होती है। तो यहां पर 0.3 पुट कर दो, अपॉन k लिख दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 326 0.60 6 फिर 339 0.693 है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.693 अपॉन k। ये आपके टी हाफ की वैल्यू आ गई, ये आपके बेटा टी हाफ की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ, ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ। ऑल्सो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, आपको चीज बताई थी कि नेचुरल लॉग को जब आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो। तो यानी कि मैम दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10x, है ना। बेटा अगर आपके पास में ये वैल्यू लिखी है 2.303 लॉग 2, तो आप क्या कह सकते हो ये किसके इक्वल है? मैम ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 के बराबर भी तो है, ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 के बराबर भी तो है। ध्यान से देखो 2.303 लॉग बेस 10 2, यानी कि ये पूरा बेटा आपका किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो इसीलिए आप टी हाफ को एक और तरह से लिख सकते हो विच इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन k। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू जो होती है वो एक्चुअली 0.693 ही होती है। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर लो, एक ही बात है, परफेक्ट है। तो ये होता है आपका टी हाफ, ये क्या होगा आपका टी हाफ। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। एक बार मैम रिवाइज करा देंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमें टी हाफ कैलकुलेट करना था। हमें पता है हाफ लाइफ वो होती है जहां पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो हाफ हो जाती है इनिशियल अमाउंट के। इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख लेंगे फर्स्ट ऑर्डर का, उसके बाद में हाफ लाइफ पे जो टाइम है वो टी हाफ हो जाएगा, और जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ए टी वो क्या हो जाएगी? इनिशियल बाय 2, तो इनिशियल बाय 2 हो गई। इसी इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आपने वैल्यूज को पुट कर दिया, तो आपके पास में ये एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन को आपने इस तरीके से लिख लिया, टी हाफ को यहां ले आओ, के को नीचे ले जाओ, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हमें पता है दैट 2.303 इंटू लॉग बेस 2 जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है, तो आप नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन के भी लिख सकते हो, नहीं तो आप पूरी वैल्यू भी लिख सकते हो। ये दोनों एक्सप्रेशंस ही आपके सही हैं टी हाफ के। ठीक है, चलो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। मैम साइड हो जाएंगी, आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा ये सारी चीजें। ठीक है, अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज मैंने दिया भी था होमवर्क में। सेकंड होमवर्क क्वेश्चन वाज कि आपको ग्राफ प्लॉट करना था टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। ठीक है, तो अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, कहां पर? ग्राफ बिटवीन टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब मैम मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ पता है, ठीक है, इसको पहले थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो अभी कैलकुलेट करके आए हैं ln ऑफ 2 बाई के। ठीक है, अब बेटा ln ऑफ 2 बोल दो चाहे 0.693 बोल दो, आपको एक चीज समझ आ रही है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि आप क्या कह सकते हो कि मैम ये जो है ना ये तो कांस्टेंट वैल्यू है एक, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है एक, है ना। हाँ, और बेटा k क्या है? मैम k जो है वो रेट कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है बेटा? रेट कांस्टेंट होता है। तो अगेन k भी क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ, तो बेटा टी हाफ के एक्सप्रेशन में आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ ही नहीं रहा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चाहे आपके कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी भी हो, हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट बनाकर लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट बनाकर लिखनी है, दैट
हाफ लाइफ या फिर आप इसको टी हाफ बोल दो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इज इंडिपेंडेंट of concentration of reactant। हमें एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि अगर आपको हाफ लाइफ एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर का याद है तो क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। तो आप क्या देख रहे थे कि जीरो ऑर्डर में इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की उसके ऊपर हाफ लाइफ डिपेंड करेगी, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ एक्सप्रेशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आता ही नहीं है, इसीलिए वो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है, यस तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप ए टी भी लिख सकते हो, स्लैश में आप ए नॉट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे वो डिपेंड करती ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, परफेक्ट है। तो भाई अब अगर मुझे प्लॉट ड्रॉ करना है, तो कैसे प्लॉट ड्रॉ करेंगे, देखो ये रहा और ये रहा। ठीक है, यहां पे आएगा टी हाफ और यहां पे आएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि हम ए नॉट लिखें या ए टी लिखें, क्योंकि हर हाफ लाइफ के लिए जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो तो बदलती रहेगी। मान लो कुछ 100 अमाउंट थी आपकी, तो इनिशियल आपकी 100 थी, फिर 50 हो गई, तो ये पहली टी हाफ हो गई, फिर अगला हाफ लाइफ होगा तो आपका 25 होगा, तो बेटा फिर ना ये आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल वाली तो हाफ लाइफ के लिए चेंज होती रहती है, इसीलिए ज्यादा बेटर होता है कि आप यहां पे सीधा लिख लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है ताकि सारी चीज समझ आए। यहां पे भी ये ए नॉट या ए टी मत लिखो, सीधा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से समझो, क्योंकि हर केस में हर हाफ लाइफ में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बदल जाती है। लेकिन मुझे पता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, और अगर कांस्टेंट रहेगी तो यानी कि ये जो प्लॉट होगा, इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूं, ये जो प्लॉट होगा वो आपका ऐसा बनेगा, ये जो प्लॉट है वो आपका ऐसा बनेगा। तो ये प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ ग्राफ प्लॉट करो। तो आप ये प्लॉट करोगे, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये तो स्ट्रेट लाइन होगी पर यही स्ट्रेट लाइन नहीं है। अरे यार, मेरी ड्राइंग्स की ना दाद देनी पड़ेगी। आई एम सो टैलेंटेड यार, बस गुरूर ही नहीं करती हूं मैं, बाकी मैं टैलेंटेड तो बहुत हूं। ये सीधा है क्या? नहीं, अब सीधा है क्या? प्लीज डील विद इट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ आया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग तो कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्राइंग क्लास में काफी बुरी थी। लिख लो इस चीज को, ये लिख लो, ये ग्राफ प्लॉट कर लो, बड़े ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है। चलो अब क्या है हमारे पास में, ओके बेटा अब नेक्स्ट जो आता है वो यही आता है कि मैम ठीक है आपने हमें ग्राफ भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, अब मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अगर क्वेश्चन आया तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आ गया है आपके सामने एक क्वेश्चन, अब उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को मैम आपके साथ सॉल्व करेंगी, पहले अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हो तो दैट वुड बी ग्रेट, तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कहता है दैट शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बात कर रहे हैं, यानी कि मैम मुझे सबसे पहले पता चल गया कि जो मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ IRL लिख रही हूं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होगा वो होगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस X। ठीक है, ये मुझे यूज करना है। चलो
show that for a first order reaction time required for 99% completion, यानी कि बेटा आपको 99% completion of the reaction पूछा है, उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है for the completion of 90% of the reaction, मतलब उन दोनों के बीच का रिलेशन आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है, किस किस का, 99.9 और 90% का। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? ठीक है, सबसे पहली और सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही आएगी कि मैम हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो बेटा, करना क्या है, ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। इस एक्सप्रेशन में k जो होता है वो इसके बराबर होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं दैट t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x, मतलब वही सेम चीज ही लिखी है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नाउ अगर बेटा मैं इसको ना a नॉट अपॉन AT लिख रही हूं ताकि आपको और ज्यादा बेटर समझा पाऊंगी। ठीक है, नाउ ध्यान से बताओ, क्या आपके रेट कांस्टेंट पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है? नहीं मैम। तो यानी कि बेटा दोनों ही केसेस में आपका जो रेट कांस्टेंट है K, ये बेटा सेम रहेगा, ये आपका सेम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा मैम, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो K की वैल्यू सेम रहेगी। अगर इस केस में बात करें तो बेटा A नॉट तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो यहां पे भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वही होगी, वहां पे भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं AT की, क्योंकि AT की वैल्यू अलग होगी। अब 99.9% रिएक्शन हो चुकी है, 99.9% रिएक्शन हो चुकी है, तो कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रह गया होगा? मैम जो भी आपकी इनिशियल अमाउंट है उसमें से 99.9% ऑफ इनिशियल अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि इसमें से 99.9 अपॉन 100 ऑफ A नॉट क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से अगर आप यहां पर A ऑफ T पूछोगे तो वो कितना हो जाएगा? मैम 90% कंप्लीट हो गया है, तो यानी कि 90% ऑफ इनिशियल अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इनिशियल में से 90 अपॉन 100 ऑफ A नॉट क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर आपके पास में वैल्यू आ जाएगी A नॉट माइनस ये कितना है? 0.999 A नॉट अपॉन, नहीं ठीक है, ये तो हमने कर ही दिया ऐसे ही। ठीक है, हाँ, ये कितना हो जाएगा? 80 A नॉट माइनस 0.9 ऑफ A नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, मैं ना ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो इसलिए पूरा कर रही हूं। ठीक है, 0.009। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 10 में से 9 गया, 1 आ जाएगा, और ये 9 और 9, तो बेटा 0.99 जो है वो आपका वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, है ना? नहीं मैम क्या किया, सब्ट्रैक्ट ही गलत कर दिया। 1.00 में से हमें 0.999 सब्ट्रैक्ट करना है ना? तो ये 1 आ जाएगा, 0.001 आएगा, तो ये आ जाएगा 0.001। बेटा प्लीज, मुझे पता है थोड़ा बचकाना है, लेकिन आप ना पूरी कैलकुलेशन ध्यान से करना, क्योंकि एक पॉइंट इधर से उधर हुआ आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.001 ऑफ A नॉट। ये कितना आ जाएगा? ये तो मैम आ जाएगा हमारा, बस क्या है, ये तो 1.0 है, इसमें से 0.9 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1 ऑफ A नॉट। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये फिर इजी था। यहाँ पर आपके पास में ये वैल्यूज आ गई। अब देखो क्या करना है, बस इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना है। ठीक है, फिर से आगे वाली स्लाइड को भी हम ऐसे ही इतना अलग अलग कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो कि T से शुरू कर रहे थे ना, T इज इक्वल टू 2.303 K लॉग, अब हमें क्या करना था? A नॉट अपॉन AT था। ठीक है, तो A नॉट तो यहाँ पे A नॉट ही रहेगा, AT की वैल्यू कितनी आई है? 0.001, तो मैम 0.001 आई है, तो यहां पर 0.001 A नॉट लिख दो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसके T की बात करोगे तो 2.303 K तो सेम ही रहेगा, लॉग A नॉट अपॉन 0.1 A नॉट होगा। ठीक है, यस, तो बेटा A नॉट से A नॉट कैंसिल, A नॉट से A नॉट
कैंसिल, कोई इशू नहीं है यहां तक? यस, परफेक्ट। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग। अब यहां पर इस डेसिमल पॉइंट को जब आप हटाओगे तो यहां क्या आ जाएगा? 100,000 अपॉन 1। ये कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ये आ जाएगा 10 अपॉन 1। ठीक है, समझ आया? तो लिखो, ये कर लिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, पहले तो ना यार एक चीज करते हैं कि ये टाइम और टाइम को थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे? ये जो वाला टाइम है ये कौन सा है मैम? 99.9% वाला है, तो इसको t 99.9% लिख देती हूँ और इसको t 90 लिख देती हूँ, इसको t 90% लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब ये डिफरेंशिएट हो गया। हाँ, अब आपके पास में ये एक इक्वेशन आ गई, आपके पास में ये इक्वेशन आ गई, तो ये इसको 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो। अब पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे? क्वेश्चन आपको ये कह रहा था कि आपको इन्हीं दोनों टाइम्स के बीच में कुछ प्रूव करना है। ठीक है, अब ये मत देखो क्या प्रूव करना है, क्योंकि वो प्रूव तो अपने आप होगा। आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये रिलेशन कैसे फाइंड आउट होगा? क्या करें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो चलो भाई अब हमें इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो मैम फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? फर्स्ट इक्वेशन है t 99.9% विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 1000, है ना, और t 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, यहां पर आ गया आपके पास 10। इनको डिवाइड करना है, कर देते हैं डिवाइड। तो बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इनफैक्ट के वाला पार्ट भी, के भी कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया? यू हैव t 99.9% अपॉन t 90%, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर कितना है आपके पास में? 10 की पावर है आपके पास में यहां पर 3, और यहां पर आपके पास में है 10 की पावर सॉरी, ये आ गया 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय लॉग 10, डिवाइडेड बाय क्या आ गया? लॉग 10। ठीक है, क्या हमने कोई गलती की है क्या? एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुक जाना। क्या है? 99, अच्छा 99% है। मैम ने ना पूरी कैलकुलेशन 99.9% से कर दी। अगर 99% है तो बेटा थोड़ी सी चीज करेक्शन करना, ठीक है, तभी मैं सोची थी कि कुछ गड़बड़ आ रही है। 90, ये इतना पार्ट थोड़ा सा मैम के साथ इरेज कर लो और फिर से कर लो। ठीक है, यहां आ जाएगा आपके पास में 99% है, तो मैम 99 अपॉन 100 ऑफ A0। ठीक है, ये आ जाएगा 0.99 A0, ये आ जाएगा 0.01 है ना, हाँ 0.01 A0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.01 A0 आएगा, वो 0.1 A0 आएगा। अब तो सही कर रहे हैं ना, 1.00 माइनस 0.99, तो यहां आ जाएगा 1 और ये 0। हाँ सही है, ठीक है, मैम ने गलत रीड कर लिया था। ठीक है, चलो ये हो गया, यहां पर आ जाएगा 0 पॉइंट, यहां पर आ जाएगा, ये भी करेक्शन करनी पड़ेगी अब पूरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.01 विच विल बी इक्वल टू 100। ठीक है, वो 10 है, ये 100 है, तो मैम यहां पर भी आपके पास में आएगा 100 और यहां पर आ जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की पावर 2। अब बेटा एक प्रॉपर्टी बता रही हूं कि जब लॉग 10 होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपके पास में log 10 की पावर 2 है तो आप इसको 2 log 10 लिख सकते हो, क्योंकि ये इसकी पावर में है तो इसको आप आगे ला सकते हो log के। तो ये वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी बेटा 2 इंटू log 10 क्या होता है? 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर log 10 की पावर होल में 3 होता तो ये 3 log 10 हो जाता और ये बेटा 3 इंटू 1 होके आपके पास 3 हो जाता। ठीक है, ऐसे ये चीजें होती हैं। तो मैम इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो log 10 की पावर 2 है उसको हम 2 log 10 लिख सकते हैं और ये 2 के बराबर हो जाएगा। और मैम log 10 तो 1 होता है, ये प्रॉपर्टी हमने बेटा यहां पर यूज की है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो? दैट t 99.99% होगा भाई, अपॉन t 90% इज इक्वल टू
T 90% इज इक्वल टू 2/1, यानी कि T 99% इज एक्चुअली इक्वल टू T 90% 2 टाइम्स। तो ये आपने प्रूव कर दिया, ये आपने एक रिलेशन निकाल लिया। तो आप इसको क्या कह सकते हो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो थोड़ा सा हमने गलत रीड कर लिया था, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई, तो इसको आप T 90% लिख लेना। ये भी हो जाएगा T 99%। तो यहाँ पे मैम ने आपको एक सामने से प्रूफ दिया है कि कई बार आप क्वेश्चन को भी गलत रीड कर सकते हो, तो एक बार क्रॉस चेक भी जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं अपने एग्जाम में ये गलती बहुत बार करती थी, क्वेश्चन पेपर में वैल्यू कुछ और लिखी होती थी और मैं जब आंसर शीट में लिखने लगती थी तो कोई और वैल्यू, पूरा आंसर सही, सब कुछ कोशिश करी, अपना पूरा मेहनत किया, पर नंबर थोड़ी मिलेंगे। फिर मैं पीटीएम मीट में जाके रोती थी सर या मैम के सामने जाके, मैंने करा तो सही है ना, करा तो सही है, वो तो गलती से मैंने गलत लेटर्स डिजिट्स यूज कर लिए, तो फिर नंबर तो मिलते नहीं थे, बस फिर रो देती थी, और क्या करूं, है ना। तो बेटा ये चीज का ध्यान रखना। ओके, तो एक बार सुन लो मैम ने क्या किया, बस कुछ नहीं किया। यहां पर आपके पास में ये क्या था, T 99% था और वो था आपके पास में T 90%, ठीक है। इसी फॉर्मूला को यूज किया। ए नॉट तो दोनों केस में सेम होगा और बेटा रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी दोनों केसेस में सेम होगी। 80 की वैल्यू निकाली T 99/100 करके, यहां पर 80 की वैल्यू निकाली 90% से, दोनों के रिलेशंस निकाले, दोनों को डिवाइड किया और आपका फाइनल आंसर जो है वो रिलेशन आ गया, ठीक है। तो आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज जो है वो बेटा आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाओगे। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर लोगे, ऐसा कोई बहुत सुपर अमेजिंग सी चीज नहीं है। लॉ की 2-3 प्रॉपर्टीज है, जहां जहां यूज हो रही है मैं बता भी रही हूँ, उन सबको ना जो बायो वाले स्टूडेंट्स है वो अपने पास एक नोटबुक पे या एक पेज पे लिख लो, ताकि गो थ्रू करने में आसानी हो और फटाफट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लिख लो ये सारी, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम क्या करेंगे कि अभी अगर आपके पास में कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी आ जाए जिसके अंदर आपके पास में ना क्या हो, जिसमें आपके पास में गैसेस हो, आपके प्रोडक्ट्स नहीं है, जो सॉरी कॉन्सेंट्रेशंस नहीं है, गैसेस हैं तो, और गैसेस के प्रेशर्स हैं आपके पास में, यानी कि अब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है वो कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम गैसेस का प्रेशर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, एक आपको होमवर्क दूंगी, नेक्स्ट सेशन में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो आंसर आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, मान लो कि आपके पास में एक रिएक्टेंट है R, ठीक है, जो आपको एक प्रोडक्ट दे रहा है A और B, और दोनों ही क्या हैं, गैसेस हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये पूरा नहीं लिख सकती हूँ, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा रिएक्शन है, तो मैं इसको स्मॉल करके लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए कि आपके पास में एक रिएक्टेंट है जो आपको 2 प्रोडक्ट्स दे रहा है A और B, ठीक है, और सब गैसेस हैं, सबके प्रेशर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब बेटा इमेजिन क्या बोल रहा है, इफ P इनिशियल इज द initial pressure of reactant and P total is the total pressure after T time from the start of the reaction, show that the rate constant K is given by, ठीक है। चलो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ध्यान से सुनना, आपको आता है, आपको बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सोचो अगर मैम T इज इक्वल टू 0 टाइम है तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, अगर रिएक्शन शुरू नहीं हुई और जो इनिशियल प्रेशर है वो PI है, तो ये सारा का सारा प्रेशर किसकी वजह से होगा, रिएक्टेंट्स की वजह से होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनने शुरू ही नहीं हुए, यानी कि मैम ये सारा का सारा PI जो प्रेशर है वो रिएक्टेंट का है, ये तो बने ही नहीं। फिर कुछ रिएक्शन हुई, T टाइम खत्म हुआ, फिर क्या होगा बेटा, T इज इक्वल टू T टाइम पे मैम जैसे कुछ x अमाउंट जो था वो कम हो जाता था, वैसे ही क्योंकि आपका रिएक्टेंट कम हो गया तो कुछ x अमाउंट आपके रिएक्टेंट के का प्रेशर भी कम हो गया होगा, यानी कि ये P इनिशियल माइनस x हो जाएगा। अब बेटा ये x बना है और ये भी x ही बना होगा, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें प्रेशर की टर्म्स में लेनी है, पहले आप कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में ले रहे थे, अब आप प्रेशर की टर्म्स में लोगे जब गैसेस होंगी तो, ठीक है। तो मैम अगर हम यहां पर इनिशियल प्रेशर देखें तो इनिशियल प्रेशर जो है वो आपका बेटा PI है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट नहीं था तो सारा का सारा प्रेशर जो था वो रिएक्टेंट की वजह से था, PI था। जो आपका टोटल प्रेशर है आफ्टर टाइम T, वो आपको बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PT जो है
वो क्या है, टोटल प्रेशर आफ्टर टी टाइम। जब कुछ रिएक्शन हो गई तो टी टाइम के बाद में जो टोटल प्रेशर आया कंटेनर के अंदर, जिस भी कंटेनर में रिएक्शन हो रही थी वो पीटी था, ठीक है। और बेटा आपको पता है कि ये पीटी जो होगा वो क्या होगा, टी टाइम के बाद में आपके कंटेनर में आर भी है, ए भी है और बी भी है, और सबके कुछ ना कुछ प्रेशर्स हैं। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो पी टोटल है वो एक्चुअली आपका ये वाला प्रेशर, रिएक्टेंट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है पी इनिशियल माइनस एक्स वाला, प्लस जो प्रोडक्ट्स के प्रेशर्स हैं उन सब के सम के इक्वल होगा, ऐसा कह सकते हैं हम, ऐसा कह सकते हैं। इनिशियल प्रेशर सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से, टी टाइम के बाद में जो प्रेशर आएगा जितनी भी चीजें कंटेनर में है सबकी वजह से आएगा, इसलिए पी टोटल जो होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। यहां से आपके पास में एक एक्सप्रेशन आ गया कि जो पी टोटल है वो किसके बराबर है, पी इनिशियल माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो एक्स से एक्स गया, पी टोटल जो होगा वो आ जाएगा पी इनिशियल प्लस एक्स के बराबर, ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब हम बात तो फर्स्ट ऑर्डर की कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है, फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वो क्या होता है मैम, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग। अब बेटा जब आप कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखते थे तो आप ए नॉट अपॉन ए माइनस एक्स लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब आप प्रेशर की टर्म्स में बात कर रहे हो तो प्रेशर की टर्म्स में आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2.303 अपॉन के इज इक्वल टू टी लॉग ए नॉट क्या होता था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, तो इनिशियल प्रेशर आ जाएगा पी इनिशियल यहां पे अपॉन बेटा एटी होता था। एटी क्या होता था मैम, कॉन्सेंट्रेशन जो आपके रिएक्टेंट की रह गई टी टाइम के बाद में। अब जब सब प्रेशर की टर्म्स में तो कितना प्रेशर रह गया, कितना प्रेशर रह गया, पी इनिशियल माइनस एक्स रह गया, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो आप गैसेस के प्रेशर के लिए यूज करोगे फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। अब इसके अंदर बस पुट करनी है वैल्यूज, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो पुट कर देते हैं इसमें वैल्यूज, हमें सारी वैल्यूज पता है। जो k है दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल माइनस, अब बेटा x नहीं लिखते हैं, जो आपको क्वेश्चन के अंदर इनिशियल और टोटल वाली चीजें दी है वही यूज करनी है। तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन पता है, तो यूजिंग 1 हमें पता है दैट P टोटल इज इक्वल टू P इनिशियल प्लस x। तो क्या आप यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल। x जो होगा वो आ जाएगा आपका P टोटल माइनस P इनिशियल, P टोटल माइनस P इनिशियल। तो इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, P टोटल माइनस P इनिशियल, ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। के जो है वो आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग P इनिशियल अपॉन P इनिशियल माइनस P टोटल प्लस P इनिशियल। तो के आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग P इनिशियल अपॉन 2P इनिशियल माइनस P टोटल। तो ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन, ये क्या आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। देखो क्वेश्चन में आपको क्या एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना था, 2.303 अपॉन टी लॉग P इनिशियल अपॉन 2P इनिशियल, और ये P टोटल, ये क्या है P टोटल। तो 2P इनिशियल माइनस P टोटल, ध्यान से देखो 2P इनिशियल माइनस P टोटल, इजी। अब ध्यान से सुन लो एक बार फिर से मैम ने क्या किया, आपको ना कुछ नहीं करना, जहां पे इनिशियल अमाउंट आप रिएक्टेंट की क्या लिखते थे, इनिशियल अमाउंट ए नॉट लिखते थे, वहां पे पी इनिशियल लिखना है, और जहां पे आप एक्सप्रेशन में 80 लिखते थे उसकी जगह पे पी इनिशियल माइनस एक्स लिखना है। एक रिलेशन हमेशा आएगा पी टोटल वाला, एक्स की वैल्यू निकालो, पुट करो, एक्सप्रेशन निकाल दो, खत्म, ठीक है। अब सुन लो मैम, हमें ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैलकुलेट करना था, हमें पता है कि इस तरीके से हमें रिएक्शन दी हुई है, इनिशियल प्रेशर जो होगा वो तो पी इनिशियल ही होगा, टोटल प्रेशर जो हमें दिया होगा वो हमेशा कंटेनर के अंदर जितने भी गैसेस है सबका सम होगा, यानी कि पी टोटल हमेशा ऐसे कुछ होगा जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है।
आप यहां से इसको कैलकुलेट कर लो, आपको यहां से हमेशा x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। अब जब आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखोगे तो आप देखोगे कि आपके इंटीग्रेटेड रेट लॉ में x की वैल्यू आ रही है और वो x की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी हमेशा। फिर यहां से x निकाल के इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो और अपना फाइनल एक्सप्रेशन निकाल लो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर ये चीज समझ आई है, अगर ये चीज समझ आई है तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को खुद करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद करना है, अभी के अभी करना है, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। परफेक्ट। लेक्चर के एंड में मैं आपको ये करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लेक्चर के एंड में ये करा दूंगी। अब देखो, अब हम nth ऑर्डर रिएक्शन पे आ गए हैं। nth ऑर्डर रिएक्शन मैम कैसे निकालेंगे, चलो अब इसको समझते हैं बेटा। nth ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली आपको एक जनरल एक्सप्रेशन देगा, ठीक है। तो मैम मान लो कि आपके पास में कोई रिएक्शन है Na जो आपको बी प्रोडक्ट दे रही है, तो हम हमेशा क्या करते थे, सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखते थे। तो यहां पर आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा वो क्या आ जाएगा, एक तो इतने बड़े बड़े वर्ड्स है ना, इतना टाइम लग जाता है सिर्फ वर्ड्स लिखने में, माइनस dA/dt इज इक्वल टू, ठीक है, ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट। हमेशा से यही होता है, इस पे ऑर्डर का कोई फर्क नहीं होता, रिलेशन नहीं होता, ठीक है। यहां तक कर लोगे। अब बेटा इसके बाद क्या होगा, अगर आपसे कोई रेट लॉ पूछे तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग आप रेट को कैसे लिखोगे, R विल बी इक्वल टू K A की पावर N, और इस बार आपका ऑर्डर जो है वो N ही है, ठीक है। यस। अब आप इसको कहते थे फर्स्ट इक्वेशन, इसको कहते थे सेकंड इक्वेशन। तो क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना होता था, क्योंकि सेम ही रिएक्शन के हैं तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। जब दोनों को इक्वेट करोगे तो माइनस dA/dt विल बी इक्वल टू KA पावर N। इसके बाद में जो ये वाला एक पावर n है ये इधर ले आओ और इस dt को उधर ले जाओ, इस नेगेटिव साइन को उनके उस साइड ले जाओ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, dA/a की पावर n विल बी इक्वल टू माइनस k dt। यहां तक किसी को डाउट नहीं है। फिर क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे दोनों साइड। तो अब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड को आपको अब इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dA/a की पावर n, a पावर n इज इक्वल टू माइनस k dt। ये इंटीग्रेट होगा कहां से, A0 से, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से T तक, ठीक है। ये इंटीग्रेट होगा 0 से T तक। अभी तक तो मेरे को आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि A0 क्या है, इनिशियल अमाउंट है रिएक्टेंट की, AT क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है आपके रिएक्टेंट की, ठीक है। अब बेटा इंटीग्रेशन जब करोगे तो कैसे इंटीग्रेट होगा। अब मैम ये वाला तो हमें इंटीग्रेशन करना भी नहीं आता n की टर्म्स में। n की टर्म्स में जब आप इंटीग्रेट करते हो बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज ऑलवेज इक्वल टू x की पावर, ये जो भी मान लो इसकी पावर n है, ठीक है, x की पावर ये है, ठीक है। तो आप इसको पहले x की पावर माइनस n dx ऐसे लिख लो, ये इंटीग्रेशन होता है। और ये इंटीग्रेशन हमेशा किसके इक्वल होता है, x माइनस n पावर में होता है +1 और नीचे भी पावर माइनस n +1। इस तरीके से हमेशा इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो हम यही यूज करने वाले हैं। आपके पास में a की पावर n है, यानी कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो a की पावर माइनस n dA को, कहां से, A0 से AT तक, ठीक है। और ये हो रहा है माइनस के बाहर आ जाएगा, dt को इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से t तक, ठीक है। ये मैम अब हमें समझ आ गया, a की माइनस n आ जाएगा +1 अपॉन माइनस n +1, ठीक है। और लिमिट्स जो है वो हम पूरी पुट कर देंगे फ्रॉम A0 टू AT। और ये तो मैम आता ही हमें t की लिमिट हमें पुट करनी है 0 से t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो जैसे करते हो। ये हो जाएगा AT की पावर माइनस n +1 अपॉन माइनस n +1, ठीक है, माइनस A0 की पावर माइनस n +1 अपॉन माइनस n +1, ठीक है। कोई इशू नहीं है यहां तक। दिस विल बी इक्वल टू माइनस k t माइनस 0,
t माइनस 0। ठीक है, इसको फर्दर और कैसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस n को कॉमन में ले लो, फिर लिख सकते हो a t की पावर 1 माइनस n माइनस a नॉट की पावर 1 माइनस n, दिस विल बी इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, तो बस ये आपका एक जनरल सा एक्सप्रेशन होता है। ये क्या होता है बेटा, आपका एक जनरल सा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो कभी वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाता, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता nth ऑर्डर, बट अगर बाय चांस बहुत ही मुश्किल पेपर बनाना और पूछ भी ले तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको ये वाला इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, सेम जैसे स्टेप्स फॉलो कर रहे थे, इंस्टेंटेनियस रेट लिखा, रेट लॉ लिखा, दोनों को इक्वेट किया, फिर इंटीग्रेट किया दोनों साइड्स। ठीक है, जब आप यहां पे इंटीग्रेट करते हो तो आप ये यूज करते हो, dx अपॉन x की पावर n को आप x की पावर माइनस n लिख सकते हो। जो भी पावर होती है उसमें +1 ऐड हो जाता है और नीचे डिवाइड में भी माइनस जो भी पावर होती है वो +1 हो जाता है। ठीक है, ये आप इस तरीके से लिखते हो। इसको आपने यूज किया, यहाँ पे लिमिट्स पुट किए और आपके पास में आपका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, यस, बस इतना ही है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये चीज आप लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे भी लिख लो, ठीक है, लिख लिया होगा। आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब बेटा इसके बाद में आप टी हाफ का एक्सप्रेशन लिखते हो। अगेन हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन, एक बार आपको जनरल फॉर्मूला पता चल गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, आप ये सब जो कर रहे हो ना, ये जो आप जनरल एक्सप्रेशन कर रहे हो, ये बेटा एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट व्हेन n इज इक्वल टू 1। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप ये जनरल एक्सप्रेशन नहीं यूज कर सकते, बाकी आप सभी एक्सप्रेशन सभी के लिए यूज कर सकते हो। इन सब में बेटा n की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने 1 के इक्वल ले ली तो ये सब गायब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए n को फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये जनरल एक्सप्रेशन एप्लीकेबल नहीं होता। बाकी आप कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, कोई भी ऑर्डर ले लो, उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर वाला आपको खुद से करना आना चाहिए। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ के लिए। हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर। ठीक है, तो बेटा हाफ लाइफ जो होती है ना nth ऑर्डर की, उसका डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसीलिए वो तो बिल्कुल भी आपके सिलेबस में नहीं, एकदम आउट ऑफ सिलेबस है। आपको सिर्फ एक्सप्रेशन बता रही हूं ताकि आपको सारे के सारे ऑर्डर्स के रेट्स हाफ लाइफ कैलकुलेट करना आ जाए। ठीक है, तो जो टी हाफ का एक जनरल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 a नॉट की पावर n माइनस 1 इंटू k। ये बेटा आपका जनरल एक्सप्रेशन होता है टी हाफ का। अगेन यहां पे आपका n जो होता है वो नॉट इक्वल टू 1 होता है। n आपका 1 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। एक सेकेंड देख लें दो, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। यस, हो रही है। ठीक है, चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। चलो अब मैं आपको टेस्ट कराऊंगी। मैंने बोल दिया, आपने मान लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता मैम, प्रूफ तो देना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। हमें पता है बेटा, हम जीरो ऑर्डर के लिए तो इसको निकाल सकते हैं। अगर जीरो ऑर्डर है तो मैम टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2 की पावर 0 माइनस 1 अपॉन n माइनस 0 a नॉट की पावर 0 माइनस 1 इंटू के, है ना। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, 2 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, 2 की पावर माइनस 1 आ जाएगा ना। हाँ, ये हो जाएगा -1 अपॉन, यहां पे मैंने ये क्या किया है, ये भी तो 0 माइनस 1 होगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 और ये आ जाएगा a नॉट की पावर में -1 k। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, a नॉट की पावर -1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, a नॉट यहां आ जाएगा और आपका 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, 2 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, नहीं 2 नीचे कैसे आ जाएगा,
ये 1/2 -1 होगा और ये आ जाएगा यहाँ पे A0 और ये आ जाएगा आपका -1 का एक नेगेटिव साइन तो बाहर आ ही जाएगा और K आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा फटाफट फटाफट। ये आ जाएगा 1 -2/2 नेगेटिव साइन एक बाहर है ही इंटू A0/K। ठीक है, यस। अब देखो 1 -2 क्या होता है, -1 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस पहले बाहर है -A0/2K, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस A0/2K। देख रहे हो, देख रहे हो, कैलकुलेशन भले ही बड़ी हो लेकिन जो t हाफ है ना वो आ गया है आपका A0/2K के इक्वल, A0/2K के इक्वल। और हमने जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो है वो A0/2K ही कैलकुलेट की थी। सेम इसी तरह से इसी जनरल एक्सप्रेशन को यूज करके आपका होमवर्क है कि आप t हाफ कैलकुलेट करोगे फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 3। ये दोनों एक्सप्रेशंस आपको यूज करके t हाफ कैलकुलेट करना है दोनों ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, चलो तो देख लो, लिख लो और आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप सबने लिख लिया होगा, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट है। यस, तो बेटा अब जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही अमेजिंग सी चीज है। nth ऑर्डर तो हमने कर लिया है, यस मैम कर लिया है। अब हम बेटा हम पढ़ने वाले हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे समझोगे, इसको मैं समझाती हूँ कैसे समझोगे। इमेजिन करो, पहले तो मैम लिख दे यहाँ पे सूडो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब समझो इस चीज को, इमेजिन करो कि एक रिएक्शन हो रही है जिसमें A और B जो है वो रिएक्ट करके आपको C दे रहे हैं और ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और एलिमेंट्री रिएक्शन में भाई ऑर्डर जो है, यानी कि मैम इसका ऑर्डर कितना होगा, आप कहोगे मैम ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, 2 रिएक्टेंट्स है तो ऑर्डर भी 2 ही होगा मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल। तो मैम ऑर्डर जो है वो 2 है, आप यही कहोगे, बिल्कुल, और आपकी बात सही भी है। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा चेंज करती हूँ और मैं कहती हूँ कि इसमें ना B एक्सेस में है। इसमें क्या है, B बहुत सारा है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, यस। तो आप कहोगे मैम तो क्या हुआ, ज्यादा हो या कम हो ऑर्डर तो 2 ही होगा, है ना। यस, यानी कि ये सारी की सारी चीजें सेकंड ऑर्डर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है बेटा, जब कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसके अंदर 2 रिएक्टेंट्स हैं और उनमें से कोई एक रिएक्टेंट बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि अगर आपने रिएक्शन करी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो थोड़ी बहुत कमी आएगी वो उसको पता भी नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मेरे पास ये पानी की बोतल है, अब मैंने इस पानी की बोतल में से एक बूंद लेके अगर बाहर फेंक दी तो क्या इस पानी की वॉल्यूम, इस बोतल में जो पानी है उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज आया, मैम इतना नेग्लिजिबल चेंज आया कि आपको पता ही नहीं लगा। इमेजिन करो समंदर के अंदर गए और आपने एक मग पानी निकाल के बाहर फेंक दिया, हाँ, क्या समंदर की वॉल्यूम कम हो गई, नहीं। वही अगर आपने बाल्टी में, एक बाल्टी होती है और उस बाल्टी में से एक मग पानी लेके बाहर फेंक देते तो बाल्टी की वॉल्यूम कम हो जाती, वो हमें दिखाई दे जाती। लेकिन अगर वही हमने एक मग पानी समंदर में से निकाल के बाहर फेंका होता तो हमें पता नहीं लगता, है ना। तो यानी कि बेटा जब चीज बहुत ज्यादा होती है तो उसमें से थोड़ा बहुत कंज्यूम भी हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं लगता। तो वही चीज होती है इस रिएक्शन में, वही चीज होती है ऐसे रिएक्शंस में जिसमें एक आपके पास में एक एक्सेस अमाउंट में रिएक्टेंट होता है। ठीक है, इतना ज्यादा एक्सेस में होता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज जो होता है वो उसको फर्क ही नहीं करता है। ठीक है, इतना ज्यादा एक्सेस में होता है। तो अगर आप यहां पर इस तरह की रिएक्शन का रेट लिखना चाहोगे तो आप कहोगे मैम दिस इज इक्वल टू R इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन, A की कॉन्सेंट्रेशन, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब मैंने आपको बोल दिया कि ये तो बहुत ही ज्यादा है,
यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में अगर थोड़ा बहुत चेंज भी आया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। यानी कि बेटा ये जो है ये नियरली कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू जो है वो नियरली कांस्टेंट रहती है, थोड़ा बहुत चेंज नेग्लिजिबल होता है। और इसी वजह से जो रेट होता है उसमें बेटा आपका जो ये वाला पार्ट होता है, ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब अगर ये दोनों कांस्टेंट की तरह हो जाएंगे, लेट अस से K इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन को हम एक नए कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं K डबल डैश, तो मैम जो रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू K डबल डैश इंटू A की कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा रेट लॉ जो है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो गया। अब A की कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज आएगा तो रेट पे फर्क पड़ेगा, लेकिन बी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा है। और इसी वजह से होनी तो सेकंड ऑर्डर चाहिए थी, बिहेव तो सेकंड ऑर्डर की तरह करना चाहिए था, लेकिन ये बिहेव कैसे करेगा? इट विल बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन ये सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं, ये जो सारी के सारी चीजें दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा बेटा? एक फर्स्ट ऑर्डर की तरह शो करेगा। और इसी वजह से ऐसी रिएक्शंस जो होनी तो सेकंड ऑर्डर चाहिए थी पर है क्या? फर्स्ट ऑर्डर, उन्हें कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सच रिएक्शंस ऐसे लिख लो, पूरा लिख लो, रिएक्शंस in which concentration, amount लिख लो ज्यादा ठीक रहेगा, amount of one reactant is so high that it is nearly constant. Such reactions are should have behaved. Such reactions should have behaved as second order, but behaves as first order reaction, and so are known as pseudo first order reaction। तो इसीलिए इनको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। यहां पर बेटा ये जो सूडो होता है इसका मतलब होता है फेक, झूठा। सूडो का मतलब होता है फेक, झूठा, है नहीं फर्स्ट ऑर्डर पर नाटक कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर के जैसे। इसीलिए ये ऐसी रिएक्शंस सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए थी बट उन्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह वो बिहेव करती है, तो उन्हें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन का एक एग्जाम्पल जो आपसे क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। जो आपके एस्टर्स होते हैं, जो उनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है ना, वो क्या होता है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि आपके पास में RC डबल बॉन्ड OR, मान लो आपके पास में कोई एस्टर है, ठीक है, उसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा एसिड RC डबल बॉन्ड OH प्लस यू विल गेट एल्कोहल ROH, है ना? यस। तो बेटा इस तरीके के एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो होते हैं एस्टर्स के, वो आपके सूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वाटर होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है और इसीलिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जो भी चीजें मैम ने बोली हैं वो सब आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। एक बार आपको अगर ये लिखना है तो आप लिख लो, नहीं तो आपको बिल्कुल प्रॉपर थियोरेटिकल लैंग्वेज में भी सारी चीजें मिल जाएंगी। लिख लिया? इसको भी पॉज करके लिख लो, ठीक है।
ओके चलो अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो, द रिएक्शन इज एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर, होनी क्या चाहिए थी एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर, बट लुक्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मतलब झूठा, फेक, एकदम फेक लोग। If we let the reaction happen without any external changes, the rate is expected to decrease with decreasing concentration of A and B. ठीक है, कहते कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी तो ए और बी के हिसाब से डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट बी इज इन एक्सेस, लेकिन बी आपका एक्सेस में है एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन चेंज इज नॉट शोइंग अप इन द रिएक्शन, और क्योंकि वो एक्सेस में है, इतना ज्यादा है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज जो है वो कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, दैट इज नियरली कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है। देयरफॉर द रेट इज डिक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओनली, इसलिए सिर्फ ए के डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन से आपका रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, बस इतना ही है आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट है। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है बेटा, मैं आपको एक चीज यहां पे और बताना चाहती हूं फर्स्ट ऑर्डर में ही, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर किया ना टी हाफ वाला, हाँ हाफ लाइफ हमने कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, अब बेटा यहां पे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, वैसे तो सारी चीजें बता चुकी हूँ हाफ लाइफ में फर्स्ट ऑर्डर की, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपको बोला कि जो टी हाफ होता है दैट इज इक्वल टू ln ऑफ 2/k, ये मैंने बताया था आपको, यानी कि मैम हाफ लाइफ जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो बेटा अगर आपके पास में मान लो कि कोई रिएक्टेंट है जो 100 है, फिर वो 50 हो गया होगा मैम, फिर वो 25 हो गया होगा, और फिर वो 12.5 हो गया होगा, फिर वो 6.25 हो गया होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? इस तरीके से अलग अलग हाफ लाइफ चलती रहती हैं, यानी कि मैम हम कह सकते हैं कि जब 100 से 50 हुआ तो ये पहली हाफ लाइफ थी, ये भी एक हाफ लाइफ होगी, और ये भी एक हाफ लाइफ होगी, और ये भी आपकी एक हाफ लाइफ होगी, और अगर आगे बढ़ रहा है तो ये भी आपकी हाफ लाइफ होगी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मैम अगर हाफ लाइफ कांस्टेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रही है, तो अगर मैं कहती हूं कि ये वाली जो हाफ लाइफ है बेटा वो आपकी 10 मिनट्स है, अगर मैं कहती हूं कि ये जो हाफ लाइफ है वो आपकी 10 मिनट्स है, तो क्या आप ये वाली हाफ लाइफ बता सकते हो? क्योंकि जब जीरो ऑर्डर में देखा था तो अगर पहली हाफ लाइफ 10 मिनट थी तो अगली 5 हो रही थी, क्योंकि टाइम हाफ लाइफ जो आपका टाइम पीरियड होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, है ना। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में तो डिपेंड ही नहीं करता, तो बेटा जो आपकी यहाँ पर हाफ लाइफ 10 मिनट्स है वही आपकी यहाँ पर 10 मिनट्स होगी, और ये भी 10 मिनट ही होगी, और ये भी 10 मिनट ही होगी, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करेगा, हाफ लाइफ कॉन्स्टेंट रहेगी। अगर आपसे कोई इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले, अगर आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट टाइम फॉर 75% completion of reaction, T half is 5 minutes। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटा अब आपको बस थोड़ा सा ना स्मार्टली सोचना है। एक तो तरीका है जो हमने शुरू में किया था कि आप पूरा का पूरा ऑर्डर लिखे 75% कंप्लीट हो गया तो कितना अमाउंट रह गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में वो वैल्यूज पुट करके, एक तो है कि आप उस तरीके से करो। कौन सा है? फर्स्ट मेथड क्या होगा मैम? फर्स्ट मेथड तो ये है कि जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन AT। यहां पे बेटा आपका A नॉट यही होगा, AT जो होगा वो क्या हो जाएगा A नॉट माइनस 75 अपॉन 100 ऑफ A नॉट। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दो। टाइम जो है वो आप यहाँ पे T हाफ दिया हुआ है तो T हाफ से आप क्या कैलकुलेट कर लो, K की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और टाइम जो है आप उस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो T इज इक्वल टू K। ठीक है, तो आप एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बहुत आसान तरीका है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में एप्लीकेबल होगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूं। ठीक है, तो ये है अब आपका सेकंड मेथड। फर्स्ट वाला तो आपको आता है, सेकंड मेथड में आपको क्या करना है? आपको पता है 75% कंप्लीट हो गया होगा, यानी कि मैम 25% रह गया होगा। 100 अगर इनिशियल था तो मैम फिर पहले 50 हुआ होगा और फिर 25 हुआ होगा,
यानी कि अगर इनिशियली आपके पास में 100 अमाउंट थी रिएक्टेंट की तो 25 रह गई होगी। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो ना कि मैम यहां से यहां तक 75% कंप्लीशन हो गया है, 75% आपका रिएक्टेंट खत्म हो गया है, तो 75% कंप्लीशन हो चुका है। आप अगर देखो 75% कंप्लीशन में आपकी एक हाफ लाइफ आती है और 2 हाफ लाइफ आती है, एक हाफ लाइफ आती है और 2 हाफ लाइफ आती है। यानी कि मैम अगर मैं टोटल टाइम देखूं 75% कंप्लीशन का, तो मैं क्या कह सकती हूं कि ये वाला टी हाफ और ये वाला टी हाफ ऐड कर सकते हैं। टी हाफ की वैल्यू आपको दी हुई है 5 मिनट्स, यानी कि बेटा 5 + 5 10 मिनट्स जो है वो आपका यहां पर आंसर होगा। ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर इस तरीके से पूछा हुआ है तो। अगर कोई और वैल्यू है जो हाफ करके नहीं आती, वो तो फिर आपको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करनी ही है, लेकिन आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक होती है लेकिन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज योर वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस, ठीक है। बस ये मैं डिस्कस करना चाहती थी क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था ये, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, चलो बहुत बढ़िया। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अब बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखो और ट्राई करो, वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करना। कंसिडर द रिएक्शन A to B। आपको एक रिएक्शन दी हुई है A से B, ठीक है। ग्राफ आपको दिया हुआ है T हाफ वर्सेस A, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और T हाफ का आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि क्या ग्राफ होगा बिटवीन दिस एंड दिस। तो बेटा आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है पहले वो सोचो। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ से आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, कौन सी ऑर्डर के रिएक्शन की बात कर रहा है। अगर आपको वो पता चल गया तो फिर आप ये और ये के बीच में ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे बोला हुआ है टी हाफ वर्सेस ए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इस तरीके से आपका ग्राफ दिया हुआ है। अगर मैं याद करूं तो मुझे पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो होती है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर ग्राफ आता तो ऐसा आता है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है ग्राफ ये वाला। ये जो ग्राफ है वो आपको दिखा रहा है कि जैसे जैसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है हाफ लाइफ भी कम हो रही है। यानी कि बेटा अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ याद करोगे तो वो क्या होता था, A0/2K। यानी कि मैम यहां पे हाफ लाइफ जो थी वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और यही वाला प्लॉट आता था। तो यहां से आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 0 है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको इन दोनों के बीच का ग्राफ बताना है। अब ये क्या है -dA/dt, मतलब ऐसा तो मैम आपने हमें कोई ग्राफ ही नहीं कराया। बेटा मैंने कराया है। -dA/dt एक्चुअली क्या बता रहा है आपको, रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ही तो होता है, तो उसने आपको रेट ना बोल के एक्सप्रेशन ऐसे दे दिया। तो बेसिकली आपको रेट वर्सेस टाइम का प्लॉट बताना है, रेट वर्सेस टाइम का प्लॉट बताना है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। रेट वर्सेस टाइम का अगर आप प्लॉट ड्रॉ करना चाहते हो तो वो आपका क्या होगा। आपको पता है कि आपका रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना। यस मैम, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, जीरो ऑर्डर में क्या होता है, R = K A⁻0। तो मैम यानी कि रेट जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो मैम टाइम के साथ जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट कांस्टेंट रहता है, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट कांस्टेंट रहता है। तो बेटा अगर आपका रेट कांस्टेंट रहता है तो जो रेट है और जो टाइम है उसके बीच का प्लॉट जो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी, क्योंकि रेट टाइम के साथ जो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट पूरा टाइम कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि बेटा ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ना प्लॉट्स की क्लियरेंस होनी चाहिए, आपको ऑर्डर निकालना आना चाहिए। मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में हर चीज क्लियर करना, ठीक है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो। ये ना मैंने थोड़ा सा
टिपिकल क्वेश्चन लिया था आपको समझाने के लिए, तो सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करते हैं, चलो। क्वेश्चन कहता है कि आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू A2 एंड B2, A2 और B2 की रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर बताना है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। चलो करो, इस क्वेश्चन को करो। अगर मैं यहां पर देखूं तो मैम मैं इक्वेशन बना सकती हूं, मुझे पता है दैट रेट जो होता है वो K इंटू A2 की कॉन्सेंट्रेशन, A2 की कॉन्सेंट्रेशन और B2 की कॉन्सेंट्रेशन होगा, है ना, यही तो होगा। हाँ, तो बेटा आपको बस हर एक इक्वेशन के लिए ये यूज करना है, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको, R इज इक्वल टू K, A2 की कॉन्सेंट्रेशन, B2 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बेटा ये 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये A लिख देते हैं, ऑर्डर हमें नहीं पता, और ये B ऑर्डर लिख देते हैं, हमें नहीं पता, तो लेट A एंड B बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A2 एंड B2, ओके। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, R इज इक्वल टू K तो सेम ही रहेगा, A की R की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.04, K A2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.2, यहां पे आ जाएगा A, और ये B2 0.2, यहां आ जाएगा B। ये हो जाएगा बेटा 0.04 इज इक्वल टू K इंटू 0.1 की पावर A, और यहां आ जाएगा 0.4 की पावर B। ये हो जाएगा 0.08 इज इक्वल टू K 0.2 की पावर A, और यहां आ जाएगा 0.4 की पावर B। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अब आपको एक की रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, तो दूसरा वाला ऐसा चूज करो जो सेम हो और कट हो जाए। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मैं किसकी रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लेती हूँ, B की वैल्यू निकाल सकती हूँ अगर मैं थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 को आप 1 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 3 को आप 1 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, 3 है 0.08 अपॉन 1 क्या है 0.04, यहां पे भी K है, यहां पे भी K है। A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.2 की पावर A, और यहां पे भी 0.2 की पावर A। ये है 0.4 की पावर B, और ये है 0.2 की पावर B, ठीक है। क्या क्या कैंसिल होगा, ध्यान से देखो मैम, K सेम है और ये भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये देखो बेटा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू ये 2, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन 1 की पावर B। तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर B, तो मैम B की वैल्यू जो है वो मेरे को 1 मिल गई। तो आपके बेटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि B की वैल्यू 1 कहाँ है, तो B आपका नहीं आंसर हो सकता, ठीक है। अभी हमें A कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम करेक्ट आंसर चूज कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं A के लिए क्या करूं, A के लिए मैम आप ऐसे करो, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, है ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। तो अब हम थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में रेट कितना दिया हुआ है 0.08 और ये है 0.04, K और K तो सेम ही है। A की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 की पावर A अपॉन 0.1 की पावर A, ठीक है। B कितना दिया हुआ है 0.4 की पावर B, और यहां पे भी 0.4 की पावर B, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा बेटा, यानी कि 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 की पावर में A है ना। तो यानी कि यहां से मुझे क्या पता चल गया, A की वैल्यू कितनी है 1 है, A की वैल्यू भी 1 है, तो 1,1, यानी कि ऑप्शन A जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पक्का, मैं ही पेपर बनाऊंगी, बता रही हूं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करना है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है। अब बेटा अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं बस थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी मुझे यही शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगी, फिर हम नेक्स्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, याद है जब मैंने शुरू में आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो रेट होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारी अलग अलग चीजों पे, 4 फैक्टर्स लिखवाए थे,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके बाद में टेम्परेचर था, कैटलिस्ट था, कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट लेक्चर। और मैंने आपको कहा था कि ये आप लास्ट में पढ़ोगे, तो बेटा मुबारक हो, लास्ट में आप आ गए हो। तो आज हम अर्हेनियस इक्वेशन को बस थोड़ा सा आइडिया लेंगे, फिर हम डिटेल डिस्कशन इसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? तो अर्हेनियस इक्वेशन बेसिकली आपकी एक इक्वेशन होती है जिसको आपको कहीं से डिराइव नहीं करना है, मैं खुद बताऊंगी कि वो इक्वेशन क्या होती है, ठीक है? वो एक्चुअली आपके रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन करती है, ठीक है? तो इट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो आपको टेम्परेचर का, नेचर ऑफ रिएक्शन का और कैटलिस्ट का, तीनों का इफेक्ट बताती है किसके ऊपर? रेट कांस्टेंट के ऊपर। तो यही 4 टर्म्स थी, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है, रिएक्टेंट का फर्स्ट लेक्चर में, और मैंने बाकी के तीनों के लिए आपको कहा था कि ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो बेटा ये क्या करते हैं? आपके रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और नेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो अर्हेनियस इक्वेशन आपको यही बताती है, अर्हेनियस इक्वेशन आपको यही बताती है। अब वो अर्हेनियस इक्वेशन क्या है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में उसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? यस, तो अब आप अर्हेनियस इक्वेशन अपने पास लिख सकते हैं। अर्हेनियस आपसे कोई नहीं कहेगा कि इसको डिराइव करो, आपके सिलेबस में डायरेक्ट इक्वेशन है, सो डोंट वरी, ठीक है? अर्हेनियस इक्वेशन इज गिवन बाय ए के इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये एक्सप्रेशन होता है आपका, ये एक्सप्रेशन होता है आपका अर्हेनियस इक्वेशन का। अब यहाँ पे क्या 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 चीज डिनोट करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बेटा जो K होता है वो आपका रेट कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है? आपका रेट कांस्टेंट होता है। जो A होता है उसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। दिस इज योर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसको अर्हेनियस फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद में बेटा E तो पावर में, वो एक्सपोनेंशियल वाली E पावर है। E क्या होता है? आपका एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है ऑफ रिएक्शन। अब हर एक रिएक्शन की अपनी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मैम बताएंगी क्या होता है, डोंट वरी। R जो होता है वो बेटा आपका गैस कांस्टेंट होता है, R जो होता है वो आपका गैस कांस्टेंट होता है, और T जो होता है वो आपका टेम्परेचर होता है। यहाँ पे T जो होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर होता है, ठीक है? तो बेसिकली ये आपकी अर्हेनियस इक्वेशन होती है, और अर्हेनियस इक्वेशन में हर टर्म जो है वो क्या डिनोट कर रही है वो मैंने आपको बता दिया। इस अर्हेनियस इक्वेशन से हम समझेंगे कि रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होता है, नेचर ऑफ रिएक्शन से कैसे अफेक्ट होता है, और अगर कैटलिस्ट आ जाए तो फिर आपका कैसे रेट कांस्टेंट अफेक्ट होता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट अफेक्ट होगा तो आपका रेट भी अफेक्ट हो जाएगा, राइट? यस, तो अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जो थोड़ा बहुत टॉपिक हमारा रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अर्हेनियस इक्वेशन से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर थी बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज को ध्यान से पढ़ो और फोकस करके पढ़ो, ठीक है? एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी था जो भगवान में बहुत विश्वास रखता था। वो बहुत भगवान में विश्वास रखता था, उसे लगता था कि जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होऊंगा तो भगवान मुझे जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है? तो वो ना डूब रहा था, तो एक नाव वाला उसके पास आया, और उस नाव वाले ने उसको बोला कि क्या आपको हेल्प चाहिए, मैं आपको बचा लेता हूँ। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, भगवान जी आएंगे मुझे बचाने। उसने बोला नहीं, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, भगवान जी आएंगे मुझे बचाने। तो वो बोट वाला चला गया, ठीक है? फिर दूसरा बोट वाला आया, फिर उसने उसकी फिर से हेल्प कर, उसने देखा कि वो डूब रहा है, तो उसने कोशिश किया कि मैं आपकी हेल्प करूं क्या, मैं आपको बाहर ले आता हूं। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, भगवान जी आएंगे मुझे बचाने, भगवान जी मुझे बचा लेंगे, आप जाओ। तो वो भी चला गया, उसने कहा उसको हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है, वो भी चला गया। और वो आदमी इसी तरह से डूब के मर गया। फिर वो जब स्वर्ग में गया, भगवान जी के पास गया, तो उसने भगवान जी को बोला कि भगवान जी, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता था, मैं आप पे इतना विश्वास करता था, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान जी ने बोला कि मैं आया था, मैंने 2 बार तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, मैंने उन नाव वालों को तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा, लेकिन तुमने उनकी मदद ली ही नहीं। तो बेटा आपको
यहाँ पर इस स्टोरी से क्या समझ आया? इस स्टोरी से आपको ये समझना है कि आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि भगवान आपकी हेल्प करे तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुद से जब अंदर से लगन होगी ना, तभी भगवान आपको हेल्प करेंगे। कहते हैं भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता है। तो आपको अपनी मदद करना जानना बहुत जरूरी है, तभी आप एक्सेल कर पाओगे। ठीक है, तो सिर्फ ये सोचकर बैठना कि यार उसके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, गलत है। आप खुद मेहनत करो, देखना भगवान आपकी जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप इसने आपको थोड़ा मोटिवेट किया होगा एंड आप और अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। जितना अभी तक हमने किया है, होमवर्क क्वेश्चंस जो मैम दे रही हैं वो सारे आपको करने हैं। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।